हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने हैलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड देख लिए हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हो गया है, ठीक है। तो जब हमने लेसन शुरू किया था तब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हैलो एल्केन और दूसरा जो था वो क्या था, हैलो अरीन्स। क्लियर है। तो ये हमको पढ़ना भी उसी हिसाब से है, हैलो एल्केन के साथ पढ़ना है और हैलो अरीन के साथ पढ़ना है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो अरीन्स। मतलब हैलो अरीन्स को क्या करना है, यहाँ से हमको प्रिपेयर करना है, एल्केन नहीं। एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। सिंपल सी बात है, हमको हैलो अरीन्स बनाना है, मतलब बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगाना है, और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हैलो अरीन्स। तो सिंपल सी बात है, हमको बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स बनाने हैं, नया कुछ नहीं करना है। तो अभी हमारा टॉपिक है हैलो अरीन। ये जो हैलो अरीन्स है, इस हैलो अरीन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और हर कार्बन के पास एक एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, इस प्रकार से। तो इस बेंजीन में हम देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C6 और H6। क्लियर है। अब ये बेंजीन जो है ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक जो होता है वो स्टेबल होता है। और इफ ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, इसलिए इफ ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक या तो एंटी एरोमेटिक बन जाता है तो इसका स्टेबिलिटी जो रहेगा वो कम हो जाता है। इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। अब एरोमेटिक कैसे होता है, वो 11th में देखा था हकेल रूल के हिसाब से। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला जो रूल होता है, उस रूल के हिसाब से देखा था कि वो एरोमेटिक रहेगा, एंटी एरोमेटिक रहेगा कि नॉन एरोमेटिक रहेगा। और एरोमेटिक कंपाउंड जो रहेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल के पास H, ये H, ये H और ये H। अभी ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, लेकिन इफ ये मॉलिक्यूल H+N लूज करता है तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे बनने वाला जो मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन के अलावा जो मॉलिक्यूल बनता है, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक बनने के लिए ये H+N रिलीज करेगा, और जब H+N रिलीज करेगा इसका मतलब ये होगा कि ये पहले से ज़्यादा स्टेबल बनेगा, पहले से ज़्यादा स्टेबल बनेगा। मतलब इसने H+N लूज करना पसंद किया, और जो ऐसा काम करते हैं उसका मतलब होता है कि वो जो रहेंगे वो कौन सा नेचर शो करेंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे, क्योंकि एसिड का मतलब होता है H+N देना, और जो H+N देने के बाद स्टेबल बनेगा वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो जो मॉलिक्यूल पहले एरोमेटिक नहीं था, एक H+N देने के वजह से वो एरोमेटिक बनेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। हर कोई चाहता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाए, हर कोई चाहता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाए। इफ उसका स्टेबिलिटी कम होगा तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। अब इसके पहले जो मॉलिक्यूल हमने देखा था वो इस प्रकार से H, ठीक है। तो H और H मिला था, ये H और H है। तो अब ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, और जब ये एरोमेटिक नहीं रहेगा और ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनने के लिए एक H+N क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब ये एक H+N रिलीज करेगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव,
क्या आएगा, नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पहले अनस्टेबल था उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से इधर जाना पसंद करेगा, H+ आयन रिलीज करना पसंद करेगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर। तो हर मॉलिक्यूल, हर नॉन एरोमेटिक या तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल चाहता है कि वो क्या बने, एरोमेटिक बने। लेकिन कोई भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल ये नहीं चाहता है कि वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बने। इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तो हमने जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं था वहाँ से हमने उसकी तरफ लेके गए जहाँ पे वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। ठीक है। तो ये होता है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब रही बात बेंजीन की, तो बेंजीन जो है वो ऑलरेडी एरोमेटिक नेचर क्या करता है, शो करता है 4n+2 के हिसाब से, ये एरोमेटिक है। अब हम बोलते हैं कि इस बेंजीन के ऊपर मैंने Cl2 का रिएक्शन किया। किसका रिएक्शन किया, Cl2 का। जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना, CH3 अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने Cl2 का रिएक्शन कर दिया, तो क्या होगा, हम तो यही सोचेंगे ना कि ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, तो यहाँ पे हमने सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन कर दिया। इन दोनों का भी हम लोग सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे तो CH अटैच टू CH2, रेडिकल और रेडिकल। सही है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने एडिशन रिएक्शन कराने के लिए इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, तो एक क्लोरीन यहाँ आएगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ आएगा, तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच टू Cl अटैच टू Cl। क्लियर। अब वही रिएक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, सही है ना। इफ हम ऐसा रिएक्शन यहाँ पे करते हैं तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, कोई भी एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। देखो एक पाई बॉन्ड टूट गया, वह उसके बदले 2 सिग्मा बॉन्ड बने। यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 6 मेंबर्ड रिंग, ये रहेगा 1 क्लोरीन और ये रहेगा 2nd क्लोरीन, एडिशन रिएक्शन। क्लियर। लेकिन बात ऐसी है कि ये जो है वो एरोमेटिक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है। ये बेंजीन भी खतरनाक काम करता है। ये बोलता है कि मेरे रिंग पे मैं कोई भी रिएक्शन नहीं होने दूंगा। क्यों? ऐसा रिएक्शन नहीं होने दूंगा जो रिएक्शन मेरी स्टेबिलिटी को कम करे। तो बेंजीन चाहता है कि इसके साथ जो भी कोई रिएक्शन करेगा उसको रिएक्शन इस प्रकार से करना है कि इस बेंजीन की स्टेबिलिटी को कम नहीं करना चाहिए, बेंजीन की एरोमेटिक कैरेक्टर को कम नहीं करना है। तो बेंजीन तभी एरोमेटिक रहेगा जब इसके पास 3 रहेंगे पाई बॉन्ड और तीनों के तीनों पाई बॉन्ड क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। इसका मतलब ये जो बेंजीन है यहाँ पे एरोमेटिक नेचर शो कर रहा है जो स्टेबल है। अब बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है और वो रिएक्शन हमने इस प्रकार से किया, एडिशन रिएक्शन किया, तो जिस मॉलिक्यूल के पास पहले एरोमेटिक नेचर था अब उस मॉलिक्यूल के पास एरोमेटिक नेचर नहीं है। मतलब जो पहले स्टेबल था उसका स्टेबिलिटी कम हो गया है। तो बेंजीन ऐसा बोलता है कि मेरे रिंग पे रिएक्शन करो लेकिन मेरे स्टेबिलिटी को कम मत करो, मेरे एरोमेटिक नेचर को कम मत करो, मेरा एरोमेटिक नेचर एज इट इज रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम एरोमेटिक नेचर की बात करते हैं, ये इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, one bond contains 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये एरोमेटिक है।
हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ही पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड का मतलब होता है ये एरोमेटिक नहीं रहेगा। तो जो पहले एरोमेटिक था अब वो एरोमेटिक नहीं है, मतलब इस प्रकार का एडिशन रिएक्शन जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो बेंजीन हमेशा यही कोशिश करता है कि वो एडिशन रिएक्शन नहीं होने देता है, तो बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होने देगा। एक क्वेश्चन बना यहाँ पे, बेंजीन एडिशन रिएक्शन अपने सरफेस के ऊपर क्यों नहीं होने देता है? रीजन, बेंजीन जो खुद एरोमेटिक है उसके ऊपर हम किसी का भी एडिशन रिएक्शन करते हैं तो 1 पाई बॉन्ड कम हो जाएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उसका एरोमेटिक नेचर चला जाएगा, और जब उसका एरोमेटिक नेचर चला जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, जो बेंजीन को बिल्कुल नहीं पसंद, और इसलिए बेंजीन अपने सरफेस के ऊपर एडिशन रिएक्शन नहीं होने देगा। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन बेंजीन अपने सरफेस के ऊपर नहीं होने देगा। क्यों? इसका रीजन अभी बता दिया। तो बेंजीन के सरफेस के ऊपर कभी भी एडिशन या तो एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या बेंजीन रिएक्शन ही शो नहीं करेगा? पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या बेंजीन रिएक्शन शो ही नहीं करेगा? एडिशन तो नहीं करेगा, वो देख लिया, एलिमिनेशन शो नहीं करेगा, वो देख लिया, क्यों नहीं करेगा वो भी देख लिया। तो क्या रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? देखो ये बेंजीन है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां पे अटैच्ड है। क्लियर? एडिशन शो नहीं करेगा, एलिमिनेशन शो नहीं करेगा। अब क्या करता हूं मैं, इसका रिएक्शन करता हूं ए और बी के साथ, और ए और बी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये H जो रहेगा वो A के साथ चला गया और B जो रहेगा वो H के जगह आ गया। तो मिलने वाला प्रोडक्ट रहेगा बेंजीन रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे H है, यहां पे भी H है, यहां पे H, ये H प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है और यहाँ पे B प्रेजेंट है, साथ में उसने HA को रिलीज किया। क्लियर? अब देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 बॉन्ड के 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एरोमेटिक है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 4, तो मतलब पाई बॉन्ड 2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिसिटी चला गया, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। इसमें 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कैसा है? एरोमेटिक। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूल जो रहेगा ये भी कैसा रहेगा? एरोमेटिक। देखो हमने रिएक्शन किया, ठीक है, हमने बेंजीन के ऊपर का एक हाइड्रोजन निकाला और उस हाइड्रोजन की जगह हमने बी को लगा दिया। सही है ना? क्योंकि जैसे हम बेंजीन के ऊपर का एक, जैसे यहाँ पे इसको बेंजीन कंसीडर करते हैं और ये हमारा H है, तो इफ हम इस H को निकाल देते हैं तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर 1 वैकेंसी रहेगी, और उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए हमने किसको लगा दिया? B को लगा दिया। तो जहां पे पहले H था वहां पे अब B है। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो हमने H को सब्स्टिट्यूट किया B से। सही है? तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के पहले भी वो एरोमेटिक था,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के बाद भी वो एरोमेटिक है। तो हमने रिएक्शन तो किया, बेंजीन के साथ ए और बी का रिएक्शन किया, और ये रिएक्शन होने के बाद हमको नया प्रोडक्ट मिला है, और जब ये नया प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा तो वो भी एरोमेटिक है, हमारा रिएक्टेंट भी एरोमेटिक था और प्रोडक्ट भी एरोमेटिक है, तो हमने स्टेबिलिटी को कम नहीं किया। बेंजीन क्या बोलता है, मेरे साथ रिएक्शन करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं इनर्ट हूं। बेंजीन ये बोलता है कि मैं इनर्ट नहीं हूं, मैं रिएक्शन शो कर सकता हूं, लेकिन मेरे स्टेबिलिटी को बिना डिस्टर्ब किए मेरे साथ रिएक्शन किए। जो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया था इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं किया, मॉलिक्यूल पहले भी एरोमेटिक था और अभी भी एरोमेटिक है, पहले भी एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक है। इसका मतलब बेंजीन जो रहेगा वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, उसका रीजन देखा था। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाई बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बिकॉज जब बेंजीन के ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो उसके एरोमेटिक नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब उसके एरोमेटिक नेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल रहेगा, इसीलिए बेंजीन जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। क्लियर है? एक बात और, अब यहाँ पे जो बी अटैच किया था हमने, अब इसका रिएक्शन और आगे लेके जाता हूँ और फिर से इसका रिएक्शन करता हूँ ए बी के साथ, दूसरा ए बी मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। अब क्या होगा, ये ए जो रहेगा वो एच के साथ चला गया, तो क्या होगा, ये रहेगा बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड, यहाँ पे अटैच्ड है बी, यहाँ पे है वैकेंसी क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये जो बी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बेंजीन ने पहले बार रिएक्शन किया और बेंजीन ने दूसरे बार रिएक्शन किया। पहला जो रिएक्शन था वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा हमने यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और दूसरा रिएक्शन जो है ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड है, तो इसके पास जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये फिर से क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। तो बेंजीन ने पहले बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो भी उसका एरोमेटिक नेचर मतलब एज इट इज है, दूसरे बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो भी उसका एरोमेटिक नेचर एज इट इज है। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने का और एरोमेटिक नेचर को डिस्टर्ब करने का रिलेशन ही नहीं है। तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते जाएंगे, फिर भी बेंजीन का एरोमेटिक नेचर एज इट इज होने की वजह से बेंजीन जो रहेगा वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है इधर हम एक और रिएक्शन करते हैं, और मैं यहाँ पे D2 को ऐड करता हूँ। D2 मतलब ड्यूटेरियम कंसीडर करोगे आप, इसलिए हम लोग D2 को कंसीडर नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे Y2 को ऐड करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे मुझे AR करना है, एडिशन रिएक्शन करना है, और एडिशन रिएक्शन करने के लिए मुझे एक पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और इफ ऐसा करते हैं तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये इस प्रकार से रहेगा, एक डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये B है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Y है, ये डबल बॉन्ड है, ये H है और ये H है। देखो, तो बेंजीन ने पहले बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, एरोमेटिक नेचर बाकी था, उसके बाद इस प्रोडक्ट का हमने फिर से रिएक्शन किया और वहाँ पे हमने एडिशन रिएक्शन किया। एडिशन रिएक्शन करने के बाद
यहाँ का पाई बॉन्ड निकल गया, अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे 4, और पाई इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं रहेगा। इससे ये प्रूव हो रहा है कि बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। तो बेंजीन ऑलवेज शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली, उसका रीजन हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेंजीन जो रहेगा वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं बेंजीन के बारे में कि ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप का शो करेगा वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमको बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि वो किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब शो करेगा। अब देखो हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं बेंजीन का, क्लियर है, और इस बेंजीन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, क्लियर। तो ये हमारा मेन रिएक्टेंट है। अब जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से हमको मिलते हैं प्रोडक्ट। फिर हमने रिएक्टेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोला था सबस्ट्रेट और दूसरों को हमने बोला था रिएजेंट, ठीक है। फिर रिएजेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोला था फ्री रेडिकल, एक को बोला था हमने इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को हमने बोला था न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर अटैक करेगा। फ्री रेडिकल जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। तो एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट का मतलब वो होता है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में हमने यूज किया है, और जिसका रिएक्शन करने वाले हैं वो किसका काम करेगा, रिएजेंट का काम करेगा। तो रिएजेंट में हमारे 2 मेन टाइप है, एक है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, क्लियर है। हाँ, अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन करना है मुझे CH3 C डबल बॉन्ड O-, क्लियर, और इसका रिएक्शन किया मैंने H+ और Cl- के साथ, तो ये हमारा बन गया सबस्ट्रेट। क्या बन गया, सबस्ट्रेट, और ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, रिएजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, इस रिएजेंट में से इस रिएजेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और जिस रिएजेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज है ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। अब बात करते हैं कि इस H+ और Cl- में से इस COO के O- के ऊपर कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहेगा। लेकिन H+ जो रहेगा वो इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है।
तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से कौन अटैक कर रहा है? कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हमने बेस के साथ किया, तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ किया, क्लियर है? तो एसिड क्या करेगा? H+ आयन देगा, तो हमको मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O- और H+, और बेस क्या देगा? OH- और Na+। तो इस रिएक्शन में देखेंगे तो ये जो है ये रहेगा सबस्ट्रेट, और NaOH जो रहेगा वो किसका काम करेगा? रिएजेंट का। इस रिएजेंट में से एक पॉजिटिवली चार्ज है तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा? ये H+ आयन OH के साथ जाएगा और ये Na+ यहाँ आएगा। इफ हम ऐसा करते हैं तो मिलने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा Na+। क्लियर? मैंने मेन प्रोडक्ट को लिखा है, बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट था और ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट बोला है, रिएक्टेंट में से सबस्ट्रेट अलग होता है, रिएजेंट अलग होता है। तो इस सबस्ट्रेट में देखेंगे और इस प्रोडक्ट में देखेंगे तो इनमें एक बात का डिफरेंस है, जहां पे पहले H था वहां पे अब Na+ है। तो यहां से यहां तक हमने जो रिएक्शन पूरा किया हुआ है ये किस टाइप का रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन? क्या लगता है? एडिशन रिएक्शन तो नहीं हो सकता है, एलिमिनेशन भी नहीं है, हाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि जहां पे पहले COO के पास H था वहीं पे COO के पास कौन है? Na+ है। तो ये रहेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं SR। क्लियर है? और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने H+ को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। किससे किया? Na+ से। तो ये रहेगा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हैं तो हमने इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट किया या न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट किया? अरे Na+ से सब्स्टिट्यूट किया ना, और जब Na+ से सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ पे हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को यूज करके सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, SR का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम इलेक्ट्रोफाइल को यूज करके रिएक्शन करेंगे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम न्यूक्लियोफाइल को यूज करेंगे और न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN रिएक्शन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SE रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है? तो SN स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, या तो हम यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, इसमें भी R लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? किसी एक मॉलिक्यूल को निकाल के, किसी एक पार्ट को निकाल के वहां पे दूसरे पार्ट को लगाने वाला जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस टाइम पे हम पॉजिटिव चार्ज को यूज करके ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब नेगेटिव चार्ज को मतलब न्यूक्लियोफाइल को यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के हैं, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफाइल को यूज किया हुआ है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो पहले हमने पढ़ा रिएजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। फिर यहाँ पे हमने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल को यूज किया हुआ है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अभी हमको ये देखना है कि बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग में देखेंगे तो इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। हम हर एक कार्बन की बात करते हैं तो इसमें से हर एक कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो रहेगा 1, लोन पेयर्स तो है ही नहीं तो लोन पेयर्स रहेंगे 0, सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 किसके पास, कार्बन के पास। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम होता है उस कार्बन एटम के बारे में ये रहेगा उसका बायोडेटा। अब कार्बन एटम के पास होते हैं 4 ऑर्बिटल s, p1, p2 और p3। इसमें से हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब 4 में से 3 ऑर्बिटल रहेंगे हाइब्रिड और 1 रहेगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हर एक कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड है। अब पहले हम देखते हैं कि कार्बन, तो इस बेंजीन रिंग में हम पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन का। क्लियर? थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। जितने कॉर्नर्स है उतने कार्बन रहेंगे। क्लियर? तो जितने भी कार्बन है हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। तो हर एक कार्बन के पास एक एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो हर एक कार्बन के पास यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है। क्लियर? अब उनके पास एक एक हाइड्रोजन रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये सिग्मा 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 सिग्मा, दीज आर द सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर?
तो कार्बन के पास टोटल ऑर्बिटल होते हैं 4, 4 में से 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपना शेप चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक ऑर्बिटल है ये कैसी है, अनहाइब्रिड, जो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। और पी ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डम्बेल शेप। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा तो ज्योमेट्री रहेगा ट्राइगोनल प्लानर। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो प्लेन में है, मतलब ये जितने भी कार्बन हाइड्रोजन है, तो इफ हम ये बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो बेंजीन रिंग है, तो ये कार्बन जो रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे और हाइड्रोजन जो रहेगा वो ऐसा अटैच रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जो रहेंगे वो ऐसे प्लेन को अटैच रहेंगे, मतलब ये एक दूसरे को एक ही प्लेन में है। तो ये कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सब के सब एक ही प्लेन में है, मतलब यहाँ पे जो है ये बेंजीन जो रहेगा वो प्लानर नेचर क्या करेगा, शो करेगा। अब हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। इफ हम इस डस्टर को एक बेंजीन रिंग कंसीडर करते हैं और ये प्लेन में रहेगा, तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। तो ये इसका सरफेस जो है वो प्लेन है, उस प्लेन में ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये एक कार्बन का हाइड्रोजन और ये रहेगा दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन, ये ऐसे प्लेन को पैरेलल रहेंगे। लेकिन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो मैंने ड्रॉ किया है वो ऐसा रहेगा, तो ये एक कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, ये तीसरे कार्बन का, ये चौथे कार्बन का। यहाँ पे 4 ही पॉसिबल है इसलिए 4 मैंने बताया, लेकिन बेंजीन के पास देखेंगे तो 6 पॉसिबिलिटी है। तो हर एक कार्बन के पास क्या रहेगा, एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा ऐसे। तो हर एक कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्लियर है? हाँ। अब क्या होगा, और जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेन के अपर साइड में ड्रॉ किए। अब देखो 4 कार्बन है, 6 कार्बन कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास, और इस दूसरे कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये कैप का मतलब होता है, देखो पी ऑर्बिटल जो रहेगा वो डम्बेल शेप में होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो घूमता रहेगा। मतलब इफ हम यहाँ पे पी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, कभी प्लेन के अपर साइड में कभी प्लेन के लोअर साइड में। तो ये हमारा प्लेन है, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, और कैप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो कभी इलेक्ट्रॉन अपर साइड में है, कभी इलेक्ट्रॉन लोअर साइड में है, कभी इलेक्ट्रॉन अपर साइड में, कभी इलेक्ट्रॉन लोअर साइड में है, तो दोनों का पॉसिबिलिटी है। तो हम 50% टाइम्स बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपर साइड में रहेगा, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, लोअर साइड में रहेगा। क्लियर है? अब इस प्रकार से चल रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अपर साइड में है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अपर साइड में है। ओके, तो ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब एक कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग हमने 2 टाइप का पढ़ा था, एक पढ़ा था एक्सियल ओवरलैपिंग, एक था एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा था साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जो रहेगा वो पाई बॉन्ड बनाता है। ये हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। क्लियर? हाँ। अब देखो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इस प्रकार का जो ओवरलैपिंग होता है उसको बोलते हैं एक्सियल। यहाँ पे जो एक पी ऑर्बिटल है ये दूसरे पी के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो इसको बोलेंगे साइड बाय साइड। एक पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे तो इसको बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। इफ ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। क्लियर?
तो अब क्या हुआ है, इस कार्बन के पास एक अनहैबिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास एक अनहैबिड ऑर्बिटल है और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। तो अब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्लेन के अपर साइड में, लोअर साइड में, अपर साइड में। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने चाहेंगे। बॉन्ड बनाने के लिए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज साइड बाय साइड। तो ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, क्लियर। इस कार्बन के पास जो अनहैब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी अनहैब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, और ये इधर आएगा, तब जाके इनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग रहेगा, इस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड जो रहेगा, इसका दूसरा नाम आता है बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। तो ऐसा होता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। लेकिन ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होने के लिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, इनके बीच का ओवरलैपिंग करना तो पॉसिबल है, लेकिन अब ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। अभी इन्होंने बॉन्ड अपर साइड में बनाया, लोअर साइड में, तो अभी इन्होंने बॉन्ड जो बनाया है ये प्लेन के अपर साइड में बनाया है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, कार्बन कार्बन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये था अनहैबिड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहेंगे बॉन्ड वहाँ से बनाएंगे। तो अब क्या होगा, ये कार्बन इधर बॉन्ड बनाएगा, ऐसा ओवरलैपिंग करेगा। तो ये भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, ये भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, इसको भी बनाना बॉन्ड ही बोलेंगे। तो बॉन्ड कब पॉसिबल है, ऐसे, जब दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम साइड में। बॉन्ड ऐसे भी पॉसिबल है, इसमें बॉन्ड अबो द प्लेन बनेगा, इसमें बॉन्ड बिलो द प्लेन बनेगा, इसमें बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों के अनपेड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करने चाहिए। यहाँ पे बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ पे भी बॉन्ड पॉसिबल है। लेकिन इफ मैं ऐसा करता हूँ, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, फिर इस कार्बन का ये अनहैब्रिड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन अपर साइड में है, ये दूसरे कार्बन का अनहैब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन लोअर साइड में है, यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होने के लिए जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो प्लेन के सेम साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखो बताऊंगा आपको, तो जितने भी मैंने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए वो कहाँ पे है, प्लेन के अपर साइड में। लेकिन मैंने ये भी बोला था 50% पॉसिबिलिटी है कि वो प्लेन के अपर साइड में रहेंगे और 50% पॉसिबिलिटी है कि प्लेन के लोअर साइड में है। मतलब पाई बॉन्ड जो बनेगा, ये बनाना बॉन्ड जो बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है कि 50% टाइम्स ये प्लेन के अबो द प्लेन रहेगा और 50% पॉसिबिलिटी कि वो कहाँ पे रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा। मतलब जो बनने वाला जो पाई बॉन्ड है अभी, वो कहाँ पे बनेगा, अबो द प्लेन। तो ये रहेगा यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, ये रहेगा दूसरा पाई बॉन्ड, ये रहेगा तीसरा पाई बॉन्ड। इफ इलेक्ट्रॉन्स अबो द प्लेन है, इफ हम ये मान के चलते हैं, या तो ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अबो द प्लेन है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ऐसे। अभी जो मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगा वो अबो द प्लेन रहेगा, क्लियर। इफ हम ये मान के चलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर साइड में है और मैंने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर साइड में ड्रॉ किए हैं, ये रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये 6th वाला। तो या तो ये पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा, या तो ये पाई बॉन्ड फिर यहाँ रहेगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे रहेगा। मतलब 50% पॉसिबिलिटी है कि ये पाई बॉन्ड अबो द प्लेन रहेगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि ये पाई बॉन्ड
बिलो द प्लेन रहेगा। मतलब बेंजीन रिंग जो है, उस बेंजीन रिंग में देखेंगे तो 50% पॉसिबिलिटी है कि ये अबो द प्लेन रहेगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि ये बिलो द प्लेन रहेगा। मतलब बेंजीन जो रहेगा, उस बेंजीन में ये कार्बन जो है प्लेन में ये सैंडविच बन गया। कैसे? अब हमने ये बोला कि ये हमारा कार्बन का प्लेनर है, तो कार्बन जो प्लेन में है 6 कार्बन, उसके लोअर, मेरा हाथ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये कार्बन दबा हुआ है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी? पाई, ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेंजीन रिंग में अबो द प्लेन भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बिलो द प्लेन भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसका मतलब बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। व्हाई बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच? बिकॉज बेंजीन में अबो द प्लेन भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिलो द प्लेन भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वजह से ये बेंजीन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। अब ये मान के चलते हैं कि ये बेंजीन है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर साइड में ही है, सही है? ओके, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर साइड में है, अपर साइड में नहीं है, तो इसको सैंडविच नहीं बोलेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपर साइड में है, लोअर साइड में नहीं है, तो भी इसको हम लोग सैंडविच कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो काम की बात, हमको इस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करना है, इस कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन है यहाँ पे, तो ये कार्बन जो रहेगा वो ऐसा अंदर दबा हुआ है, सही ना? जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है तो हम इस कार्बन के ऊपर अटैक करने की सोचेंगे तो प्लेन के अपर साइड में भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और लोअर साइड में भी। क्लियर है? अब हमने इसको अटैकिंग ग्रुप कंसीडर किया। इफ ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये नीचे से आना चाहता है, तो ये नीचे में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगा? अब नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जब ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पुल करेगा या इलेक्ट्रॉन रिच को? ये बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है ना, और जब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच को पुल नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पुल करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच को जब वो पुल करेगा तो ये बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है और जिसको पुल किया वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों के बीच में क्या बढ़ जाएगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। अब देखते हैं रिएक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इस स्ट्रक्चर को इसीलिए ड्रॉ किया ये बताने के लिए कि ये पाई बॉन्ड जो रहेगा या तो अबो द प्लेन रहेगा या तो बिलो द प्लेन रहेगा। तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो अबो द प्लेन रहेगा या तो बिलो द प्लेन रहेगा। दोनों का प्रोबेबिलिटी 50-50% है और इसीलिए बेंजीन रिंग में जो रिंग के कार्बन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच के सैंडविच बन जाएंगे और इसीलिए हम इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। 11th स्टैंडर्ड में जो हाइड्रोकार्बन लेसन दिया हुआ है उस हाइड्रोकार्बन लेसन में इस बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हो कि किस प्रकार से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या करेगा? शो करेगा। क्लियर है? हाँ, अब देखो हमारे पास बेंजीन रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है? हाँ, अब इसका रिएक्शन करता हूं मैं ए और बी के साथ और यहाँ पे मुझे करना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा? ये H जो रहेगा वो A के साथ चला जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा। तो ये रहेगा बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पे मैंने लगा दिया है B। तो यहाँ पे आएगा H, ये रहेगा H, ये रहेगा H, ये रहेगा H और ये रहेगा H। कौन सा रिएक्शन शो किया? सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो खुद कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। किसके वजह से? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वजह से। किसके वजह से?
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी दो है। इफ हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी में से ए है पॉजिटिवली चार्ज और बी रहेगा निगेटिवली चार्ज, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफ ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो बी जो रहेगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है, सही है ना। मतलब ए जो रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और बी जो रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्लियर है। तो बी जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है और किसको बाहर निकाल रहा है, एच को। तो H के जगह B चला गया, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफ ये मान के चलते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि हमने जो A किया था वो पॉजिटिवली चार्ज है और B जो यूज किया था वो नेगेटिवली चार्ज है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने जो A यहाँ पे यूज किया था वो नेगेटिवली चार्ज है और B जो रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो A जो रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो B जो रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, सही है। तो B इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, A न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो B जब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने जो रिएजेंट यूज किए हैं उनमें से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं समझा? तो पॉसिबिलिटी कितनी है, दो पॉसिबिलिटी है, एक न्यूक्लियोफिलिक के लिए और इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, क्लियर। अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक ही पॉसिबल रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी दो है लेकिन पॉसिबल एक ही रिएक्शन रहेगा, वो कौन सा और क्यों। या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ये, या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन ये होगा और क्यों होगा, सोचो। दो में से एक ही पॉसिबल है और वही पॉसिबल क्यों है। बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लियर है। हम ये मान के चलते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पहली पॉसिबिलिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसी के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन रिच को यूज किया, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इस इलेक्ट्रॉन रिच को रिपेल करेगा। और जब दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा, जब देखो मैंने बोला कि ये पेन इलेक्ट्रॉन रिच है और ये कैप भी इलेक्ट्रॉन रिच है, या तो पेन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और कैप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये ऐसे पास नहीं आ सकते। लेकिन इफ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कैप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हम इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। नहीं समझा? तो ये होता है यहाँ पे। इफ ये मान के चलते हैं क्योंकि हमने B को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, B भी इलेक्ट्रॉन रिच है और बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये मान के चलते हैं कि B के ऊपर प्लस चार्ज आता है और A के ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो B जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बेंजीन रिंग इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट B को अपनी तरफ पुल करेगा और फिर ये रिएक्शन पॉसिबल रहेगा।
तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि बेंजीन जो रहेगा वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, सही है। फिर हमने देखा कि बेंजीन रिंग जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमको यह देखना है कि इफ हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो दो तरीके से, या तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब बात आती है बेंजीन रिंग की, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल की, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है एट नॉर्मल कंडीशन, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में पॉसिबल है। हमने ये बोला कि हम उड़ नहीं सकते खुद, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, लेकिन हम उड़ के देख सकते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन में वैसे गैजेट्स हमको यूज करने पड़ेंगे। लेकिन नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि हम उड़ नहीं सकते हैं, हम नॉर्मली सोचना है। तो नॉर्मली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ बेंजीन रिंग। मैं बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं क्योंकि हमने हैलो अरेंज शुरू किया हुआ है, तो हमारा मेन जो टारगेट है वो कौन है? बेंजीन है, और हमको बेंजीन के बारे में ही सोचना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर? बेंजीन रिंग शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके और अंदर जाते हैं। अब दो पार्ट हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रिच है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, और इनके बीच में जो रिपल्शन होता है उस रिपल्शन की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बेंजीन रिंग एक ही टाइप का रिएक्शन शो करेगा, और वो रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बेंजीन रिंग क्या करेगा? शो करेगा। क्लियर? तो अब हमारे क्वेश्चन कितने बन गए? व्हाई बेंजीन रिंग नेवर शो एडिशन रिएक्शन। सेकंड, व्हाई बेंजीन रिंग शो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसके अंदर गए और दो पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो उसमें वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे ये नहीं शो करेगा। इसलिए दो पॉसिबिलिटी में से पहला वाला नहीं है और सेकंड वाला जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। क्लियर है? तो ये होता है बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी के बारे में, और बेंजीन के साथ हमेशा हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही करना है, उसके अलावा हम दूसरा रिएक्शन नहीं देखेंगे। ठीक है? तो ये है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। क्लियर? और कौन सा रिएक्टिविटी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। उससे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन किस प्रकार से शो करेगा। ठीक है? अब इसके रिएक्शंस हम लोग बाद वाले पार्ट में देख लेंगे। ठीक है? थैंक यू।